सभी को जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम। मैं प्रियांशी आर्या जेएनयू में सेंटर फॉर फिलोसफी में पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है पीएचडी का, और साथ ही साथ मैं जेएनयू एसयू की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2023-24 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बक्सा की तरफ से जीत थी। मेरा बैचलर्स मेरा डीयू से हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। उससे पहले की पढ़ाई मेरी होम टाउन में उत्तराखंड में हल्द्वानी में हुई है। फिर दिल्ली आना हुआ बैचलर्स के लिए, बीए ऑनर्स मैंने करा है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से। फिर मास्टर्स के लिए मैं जेएनयू आई। उस टाइम पे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम लेता था, सीयूईटी का कुछ नहीं होता था। तो 2021 में मैं जेएनयू मास्टर्स में दाखिला लिया और 2023 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया। 2023 का ही बैच है मेरा पीएचडी का भी, जो अभी मैं मास्टर्स पीएचडी यहाँ से परस्यू कर रही हूँ, बट एडमिशन उसके कोविड की वजह से लेट होते होते 2024 जनवरी में हुआ है। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एनालिटिक फिलोसफी है, और एनालिटिक फिलोसफी में अभी जो एक कॉन्शियस एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस का थ्योरी आ रहा है, जो इट्स रिसेंटली डेवलपिंग थ्योरी, इट्स ऑल्सो थ्योरी जो फेमिनिस्ट लेंस से एनालिटिक फिलोसफी को देखता है, वहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उसी में मैं अपना सिनॉप्सिस भी प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सेंटर ऑफ फिलोसफी हमारे जैसे हर यूनिवर्सिटी में हर अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, अलग अलग प्रोफेसर्स के हिसाब से कि कौन से स्पेशलाइजेशन के प्रोफेसर्स किस जगह हैं। तो मैं जेएनयू के बारे में कहूँगी कि यहाँ का सेंटर ऑफ फिलोसफी थोड़ा एनालिटिक हैवी है। कॉन्टिनेंटल फिलोसफी का उतना जिक्र इधर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र प्रोफेसर हैं जो कॉन्टिनेंटल फिलोसफी में डील करते हैं, वो चेयरपर्सन भी हैं, उनका नाम डॉक्टर भगत ओय नाम है। बाकी प्रोफेसर यहाँ पे या तो इंडियन फिलोसफी में डील करते हैं या फिर एनालिटिक फिलोसफी में डील करते हैं। अभी डिफरेंस जो है कॉन्टिनेंटल और एनालिटिक फिलोसफी का, इसका काफ़ी कंटेंशन है लोगों के पास से कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट कुछ मेथडोलॉजी में इस चीज़ का डिस्टिंक्शन आता है। जो एनालिटिक ट्रेडिशन है वो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के स्टार्ट हुआ। जैसे जो लॉजिशियंस होते थे फिलोसफी के ट्रेडिशन में, द वे दे फोकस्ड ऑन लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज को एकदम तरह से क्वांटिफाइड एल्जेब्रिक या फिर न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वे में प्रेजेंट करने की जो कोशिश थी कि उस एक लैंग्वेज ऐसी हो कि उससे फिर कोई वेगनेस की गुंजाइश ना रहे, कि एक ऐसे हम आर्ग्यूमेंट्स भी करें तो हम ऐसे प्रपोजिशंस के साथ करें जो लैंग्वेज की जो इनहेरेंट वेगनेस होती है वो उससे इरेडिकेट हो जाए। इसी कोशिश के साथ कुछ फिलोसफर्स आगे बढ़े थे। उनमें से कुछ वो फिलोसफर्स फ्रेगे है, रसल है, तमाम बाकी मिल हो गए या फिर विटगेनस्टीन हो गए। इन्हीं ने फिलोसफी का जो एनालिटिक ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ाया। और इसका कॉन्टिनेंटल एनालिटिक का यही डिफरेंस है कि कॉन्टिनेंटल आप जैसे देखेंगे, कॉन्टिनेंटल इस फिलोसफी उस तरह का है कि आप जिस तरह का एक पोएटिक वे ऑफ राइटिंग भी होता है, जबकि हम एनालिटिक उसमें देखते हैं इट्स अ वेरी मैथमेटिकल एंड वेरी लॉजिकल वे ऑफ राइटिंग दोज पेपर्स। उस चीज़ को इस तरह से अप्रोच किया जाता है। और एनालिटिक का फाउंडेशन यही है कि हमें लोग जब फ्रस्ट्रेट हो गए थे फिलोसफी, ऐसा कहा जाता है फिलोसफी के बारे में कि फिलोसफी के पास आंसर्स एक डेफिनेट नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत सारे, और क्वेश्चंस ही फिलोसफी को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी आंसर आपका कंक्लूसिवली एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसी वेगनेस के से फ्रस्ट्रेट होकर ही एनालिटिक फिलोसफी का ट्रेडिशन ज़्यादा बड़ा है। पीएचडी का एक प्रपोजल का जो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है वो पीएचडी प्रपोजल लिखना होता है और एक रिसर्च क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है जिस पे आप आगे अपना पीएचडी करेंगे। हालांकि ये होता है कि जब वाइवा होता है तो आपका प्रपोजल उस टाइम पे अलग हो सकता है, और उसको बाद में आप रिफाइन करके या इवन टॉपिक चेंज करके कोर्स वर्क के बाद आप कर सकते हैं। बट फिर भी जब आपके सामने वाइवा में प्रोफेसर बैठेंगे तो आपका प्रपोजल से ही आपको जज करते हैं, उस प्रपोजल को ही डिफेंड करने पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च प्रपोजल जो एक रिसर्च क्वेश्चन होता है वो एक रिसर्च गैप के थ्रू आता है कि आप जब जितना पढ़े हैं, आप अगर बैचलर्स में पढ़े, मास्टर्स में पढ़े, नहीं भी पढ़े, एक गैप रहता है, एक ब्रिज जो नहीं हो पाता, एक खाली वॉइड रहता है कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे किसी ने कुछ बात नहीं करी है, या फिर इस टॉपिक को इस तरह से भी अप्रोच करा जाता है, या फिर आपने कुछ दो थ्योरीज पढ़ ली और आपको लगा कि ये दुनिया के दो अलग अलग एंड पॉइंट्स पे है और इन थ्योरी में कुछ कंपैरिजन लग रहा है आपको, तो उस हिसाब से भी एक रिसर्च प्रपोजल को अप्रोच करा जा सकता है। मेरा रिसर्च इंटरेस्ट अभी जैसे मैंने बताया, मैं एम्बॉडीड सेल्फ पे रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे एनालिटिक फिलोसफी का ट्रेडिशन बहुत इन द सेंस मैकेनिकल भी रहा है कि जब फिलोसफी ऑफ माइंड की बात आती है एनालिटिक ट्रेडिशन में, कॉन्शियसनेस कहाँ से आया या आपकी बॉडी और माइंड का क्या नाता है, तो डिकार्ट से स्टार्ट होता है और उसको एक डुअलिटी में देखता है कि बॉडी और माइंड अलग है। पर जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हम ये नहीं मान सकते कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी बॉडी से इतना डाइवर्स है। हमारी बॉडी जो वट एवर आर बॉडी गोज थ्रू, बीट ट्रॉमा और जो भी, वो हम एक्यूटली फील करते हैं, और हम इसको ये नहीं कह सकते कि उसका एक फिनोमिनल एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट नहीं है, और बहुत एक्यूट एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट है।
तो आज जो डेवलपमेंट धीरे धीरे हुए हैं, वो जो डिकार्ड्स ने ब्रिज कर दिया था बॉडी और माइंड के, ब्रिज नहीं करा था, जो एक बॉडी और माइंड का गैप था, डिकार्ड्स ने एकदम डिस्टिंक्टली बताया था, उसको ब्रिज करने का, कि बॉडी और माइंड को ब्रिज करने का ही अटेम्प्ट अब फिलोसफी ऑफ माइंड में हो रहा है। तो मुझे इस एरिया में ये लगा कि अगर हम बात करें एम्बॉडीड सेल्फ की, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो द नोशन ऑफ आई, द नोशन ऑफ ईगो, जो कि मैं हूँ, जो सेल्फ है, वो मेरी बॉडी से दूर नहीं है, तो मेरे सोशल लोकेशन से भी दूर नहीं है। वो कॉन्शियसनेस मेरे सोशल लोकेशन पे भी आती है, और सोशल इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, इस बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। चामर्स की आप देख लीजिएगा, एक्सटेंडेड माइंड थ्योरी है, या फिर जो भी पटनम और ये सब जो भी फिलोसफर्स है, तमाम फिलोसफर्स इस बारे में बात करते हैं, एक एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ माइंड की बात करते हैं कि हमारा मेंटल कंटेंट बाहर के एक्सपीरियंसेस से ही आता है। ये वाली थ्योरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आपने ऐसी थ्योरी सुनी होंगी। देखते हैं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपने पॉपुलर सिनेमा में देखा होगा, चाहे वो मैट्रिक्स हो गई, इंसेप्शन हो गई, इस टाइप की मूवीज में, कि वो ऐसा भी दिखाना चाहते हैं दैट हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, कि हम मैकेनिकली सस्टेन हैं और हमारा जो बाहर का रियलिटी है बहुत इल्यूसिव रियलिटी है। तो ये भी डील होता है जो एनालिटिक फिलोसफी ऑफ माइंड में। इसी के कॉन्ट्रास्ट में, इसी के अपोजिशन में जो थ्योरीज आई हैं स्टनिज्म की, सोशल सेल्फ की, एम्बॉडीड सेल्फ की, ये कहते हैं कि नहीं, बाहर की रियलिटी भी उतनी ही रियल है जितनी, क्योंकि वो हमारा मेंटल कंटेंट वो हमें ही शेप करता है। तो मुझे इसमें ये गैप लगा कि हम जेंडर, जैसे जेंडर इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट, तो और तमाम क्वेयर थ्योरीज भी रही हैं, और वो क्वेयर थ्योरीज जो रही हैं वो कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन में। बटलर की बात करते हैं, जब बटलर हमारे दिमाग में अगर कोई क्वेयर थ्योरी के बारे में आता है कि LGBT क्वेयर पीपल के कोई फिलोसफी, तो हमारा सबसे पहला नाम बटलर आता है। पर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि बटलर की थ्योरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जेल ऑस्टिन, जिन्होंने परफॉर्मेटिव एक्ट्स का थ्योरी दिया था, और जेल ऑस्टिन रहे थे फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज से ही एक बड़े फिलोसफर रहे थे, और वो एनालिटिक ट्रेडिशन से आते हैं। हाँ, तो ये गैप थोड़ा इंटरमिंगल्ड भी है, पर मेरे को यही लगा कि एनालिटिक ट्रेडिशन, सो कॉल्ड एनालिटिक ट्रेडिशन में जिस तरह से सोशल एस्पेक्ट्स की बात करनी चाहिए, धीरे धीरे हो भी रही है, उसको थोड़ा और तरीके से करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये भी है कि क्वेयर फिनोमिनल एक्सपीरियंस जो होता है, कि आपकी कॉन्शियसनेस में आपकी क्वेयर आइडेंटिटी का कॉग्निसेंस कब आता है, आपका सेल्फ का ही कॉन्सेप्ट कब आता है, और वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट कैसे आपकी लैंग्वेज से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी काफ़ी थ्योरीज हैं कि जो बोलती हैं कि आप जब अपने बारे में थ्योराइज करने लगते हैं, आई एम दिस पर्सन या आई एम दैट इज लाइक दैट मेंटल कंटेंट हैज़ अ प्रोपोजिशनल नेचर, कि वो आप एक लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही सोचते हैं। तो अगर आपको एक लैंग्वेज ऐसी मिली हुई है जो खुद ही जेंडर स्कीमा से भरी हुई है, आपको एक लैंग्वेज ऐसी मिली है जो ऐसे एंटी क्वेयर रही है, होमोफोबिक रही है, ट्रांसफोबिक रही है, तो आपकी तब आपकी आइडेंटिटी, आप कैसे अपने आप को समझते हैं कि आप क्वेयर हैं, आपको एक्यूटली वो फिनोमिनल एक्सपीरियंस कैसे होता है। क्या ये बहुत एक मिस्टिकल बात है, जो जिस हिसाब से हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करी है कुछ फिलोसफर्स ने, कि हमारा कॉन्शियसनेस को कभी ट्रेस नहीं कर सकते, या फिर इट्स अ वेरी एनालाइजेबल कॉन्सेप्ट। मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को हम एक फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के साथ फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और इसी में मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च गैप मुझे फील हुआ, वो ऐसे भी फील हुआ कि वो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी फील होता है। वो आपको एक चीज़ खटकती है कि इस बारे में बात क्यों नहीं रही है। अगर आप आते हैं एक बैकवर्ड कास्ट लोकेशन से, ऑप्रेस लोकेशन से आते हैं, ऑप्रेस सोशल लोकेशन से आते हैं, आपको भी ये फील होगा कि इस बारे में बात क्यों नहीं हो रही है इस फील्ड में, जबकि ये माई कास्ट इज सच अ prominent part of my identity. So why are these elitist theorists not theorizing about it? इन सब में ही आपको जो वो मिलेगा कि आपको एक ब्रॉडर थ्योरी भी मिल सकती है, और आप उसको स्मॉलर कॉन्सेप्ट पे भी लगा सकते हैं। इसी सबसे एक रिसर्च क्वेश्चन, एक रिसर्च गैप आता है, जिससे आप क्वेश्चन रिसर्च का पूछते हैं, और उस प्रपोजल में ये होता है कि आप जब PhD का प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो आपको बताना है लिटरेचर के थ्रू कि मैंने इतना पढ़ा है, और मैंने इतना देखा है कि इस लिटरेचर में ये तो डिस्कस हुआ है, बट ये वाली चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं हुई है, या इस चीज़ की कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हुई है, या फिर इस एरिया में जेंडर की तो बात हुई है बट कास्ट की बात नहीं हुई है। तो यही वाली चीज़ें जो हैं वो आपको एक आपका रिसर्च गैप भी देंगे, और रिसर्च क्वेश्चन भी फ्रेम करने में हेल्प करेंगी। PhD के प्रपोजल्स में ये होता है कि यूजुअली मोस्टली whoever the supervisors are, जो भी आप PhD वाइवा में देख रहे हैं, they are not looking for a very conclusive solution to the research question, क्योंकि वो तो PhD के बाद ही आएगा। अभी आपको आपके रिसर्च क्वेश्चन में दम होना चाहिए, और इसके लिए आपको लिटरेचर काफ़ी पढ़ना चाहिए,
तो लिटरेचर आप जैसे आप यू गाइस विल हैव ऑल दैट सिलेबस अवेलेबल, जो भी या तो आप में से कई ने मास्टर्स और बैचलर्स भी करा होगा फिलोसफी में, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए ये भी है कि आई विल सजेस्ट कि हर एरिया में आप रीड करें। और जैसे जेएनयू में अगर अप्लाई करना है तो 2 एरियाज में सजेस्ट करूँगी कि इनमें प्रोमिनेंटली काम हो रहा है। एक वो इंडियन फिलोसफी का एरिया है और एनालिटिक फिलोसफी का एरिया है। एनालिटिक फिलोसफी के बारे में तो मैंने कुछ वोला ही है। तो इसमें वही अभी एक नया भी आया है, कॉग्निटिव साइंस का फिलोसफी का भी एरिया आया है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलोसफी ऑफ माइंड का एरिया है, सेल्फ नॉलेज का एरिया है, पर्सनल आइडेंटिटी का एरिया है। इन सब एरियाज को आप एक्सप्लोर ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप गूगल स्कॉलर में भी जाके आराम से अपने पेपर्स या फिर टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। जे स्टोर तमाम ये सारी वेबसाइट्स हो गई, आराम से अपने पेपर्स या फिर टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। जे स्टोर तमाम ये सारी वेबसाइट्स हो गई। पर एक फिलोसफी में हम मानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ वेबसाइट्स हैं बहुत, जो फिलोसफी एक बहुत होलिस्टिक वे में आपको एक टॉपिक समझा सकते हैं और आपको उस टॉपिक के गैप्स भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक के अंदर इस चीज़ में अभी तक काम नहीं हुआ है, कि ये डिबेट्स चल रही हैं और इन डिबेट्स का कंक्लूजन नहीं निकला। वो वेबसाइट्स हैं स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी और इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। ये 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, और आप इनमें जाके आप किसी भी टॉपिक के बारे में फिलोसफिकल ट्रेडिशन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जे स्टोर है आपके पास, इसके अलावा फिल पेपर्स, अकेडमिया एड्यू, इन सब में आपको जो भी पेपर्स मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। और हाँ, जैसे स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में आप नीचे जाएंगे तो रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, वो पेपर्स आप देखिए कि कहाँ से पढ़ा है। और अगर आपको सही में मतलब उस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो आप उन पेपर्स को ही निकालिए, गूगल स्कॉलर से निकालिए, जे स्टोर से निकालिए। और कुछ ऐसे पायरेटेड वेबसाइट्स भी रहती हैं, लिबजिन जैसे, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं पेपर्स में, जहाँ पे फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। फॉर इंडिया ये तो हो गया, दिस इज फॉर एनालिटिक फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के लिए मेरा उतना है नहीं इंडियन फिलोसफी में एक्सपर्टीज, बट इंडियन फिलोसफी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है CD शर्मा की, या क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी। उसमें अकेडमिया में किसी भी टॉपिक को अप्रोच करेंगे तो मतलब अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर इंटरट्वाइंड विद आवर सोशल रियलिटी। तो उसी हिसाब से कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट में भी काफ़ी काम हो रहा है, जिस अम्बेडकर पे काम हो रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही है, रविदास जी के बेगमपुरा पे काम हो रहा है, और ये भी काम हो सकता है, और जैसे एंटीकास्ट। तो इस सब के बाद मेरा एक सजेशन रहेगा नए बच्चों को कि जो भी एक्सपीरियंस हैं आना चाह रहे PhD में, कि टॉपिक ऐसा चुनिए जो आप अपने दिल से करीब मानते हैं, अपनी सोशल लोकेशन से करीब मानते हैं, कि कन्विक्शन के साथ आप उस चीज़ को परस्यू कर पाएँ। और इसी के साथ साथ आई जस्ट विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। आपका जो भी आपने नेट दिया है उसके बाद प्रपोजल के लिए भी आप डोंट बी टू डॉन्टेड। जो भी आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर भी रहे हैं, तो प्रोफेसर से, जो भी सेंटर में किसी भी तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप कांटेक्ट करिए, उनका ईमेल निकालिए, उनसे बात करिए। जब तक आप टच में रहेंगे तब तक उनको आप याद भी रहेंगे, एंड उससे अपर हैंड मिलता है PhD वाइवाज में, ये भी मैं बता देती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप टू सी यू ऑल इन JNU अगेन आफ्टर दिस एंड इन द सेंटर फॉर फिलोसफी। थैंक यू। जय भीम, गुल जोहार, सतरंगी सलाम।